मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप इसी तरह से ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोड कर देता हूं। फैज अहमद फैज ने किसी ने क्वेश्चन किया था, जो ने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा यह था, ये सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं। और 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। माइनॉरिटीज का सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के बारे में क्या पोजीशन है, बांग्लादेश के बारे में क्या पोजीशन है। तो मैं तो एक ही चीज कह रहा था कि ये जो भारत ये कह रहा है पाकिस्तानी, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जवाब नहीं देती, इनको क्या है पता नहीं, वजह है क्यों नहीं देते। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फैनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहां का हो सकता, भारत में भी हो, एक भी पता नहीं। लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया था। और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है उस बंदे का। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है, जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाब्दु वय्या का नस्ताइन कर रहा है और कौम उसके पीछे है। और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते हैं कुछ भी नहीं किया। उस्मान बुजदार हर चीज भूल गए, हर चीज भूल गए। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे पाकिस्तान के। जिस दिन दुनिया की अजीम तरीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, वो उस दिन रशिया बैठा। अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए। आज उन्हीं के कदमों में है, लेकिन कौम खुश है। कौम कहती नहीं, हमारा जो निजात दहंदा यही है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना, और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है, तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना, कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? तालीम, औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे फिर? वो क्या कहेंगे बताएं आप चीमा साहब। जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, मैं 2 चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आगे। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। आपकी जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। कुछ देखा जाए आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के आपका मजहब है। When you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that. आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया जाए। मैं आपका जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर तरीन बंदा जो इस वक्त जेल में बैठा है, जेल तो खैर नहीं है, जो सरीना जेल में बैठा है, उसकी हालत देखें जरा। वो जितना अरसा पीरियड में रहा है, वो कहता है सियासतदान है, मैं तो उसको सियासतदान नहीं मानता। वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो दूसरी पॉपुलर पार्टियां थी उनके साथ शेक हैंड ही नहीं करता था, कहता था मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। बाजवा साहब ने मुझे अभी पता सुलह कराने की कोशिश की थी, उस मीटिंग में वो बैठे नहीं था। तो व्हेन यू बिकम अ नॉन वर्केबल पीपल, और सिर्फ ये आपको किसने ये इंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है। देखे ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफिर कहते फिर रहे हैं।
इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफिर हैं या आपको मारने का हक है या ये इस्लाम थोड़ी है। लेकिन चले चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते, ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। ये आपके हालात। आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे आगे जाके, दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप पहले तो अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो नहीं इस्लाम है चीज क्या, सीखने की कोशिश करें। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद हैं, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है, वो बॉलीवुड से इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट से इंटरेस्टेड है। चले लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस, यू आर फ्यूचरलेस नेशन। एम्बैरेसिंग। और मैं भी वही हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, और मैं एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी की तरह वहां से जान बचा के भागा हूं चीमा साहब, ये भी है। और मैं आई एम थैंकफुल टू अमेरिका की जिसने मुझे रिफ्यूज दिया है। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं किस किस्म का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहता हूं, अगर मैं ये भी आप डिफाइन करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने कहा था जब बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा ये सारे इकट्ठे तरक्की कर। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोड कर देता हूं, फैज अहमद फैज ने किसी ने क्वेश्चन किया था, जिन्होंने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा यह था ये सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा साहब, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, इस पे तो खैर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारों ने पाकिस्तान बनाया था क्योंकि नेहरू लैंड रिफॉर्म करना चाहता था। इसके पीछे आपने मजहब का ड्रामा लगाया, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए थे कि क्योंकि मुगल आए थे, उन्होंने कई लोगों को मार धाड़ के मुसलमान किया। वो मेजॉरिटी हिंदू, अल्टीमेटली जब आप उनके साथ पंगे लेंगे वो आपको प्रेस तो करेंगे। वो प्रेस करते थे, आपने उसका हालिया ढूंढा कि हम कंट्री बना के पता नहीं, लेकिन उसको फिर आप आजाद तो हुई नहीं। आपको चलाने वाले भी आज भी ब्रिटिश एजेंट है। 25,000 ब्रिटिश एजेंट, ब्यूरोक्रेट तो डुअल सिटीजन है। और दूसरे आपके सियासतदान देख लें असेंबलियों के अंदर, ये किन के पोते दोते हैं यहाँ बैठे? सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, सारे मेजॉरिटी। आजाद मैं तो नहीं मानता कि आप आजाद है, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कही। और लेकिन आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चाहिए, हालांकि है एक भी नहीं है वहां पे पाकिस्तान। और अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए कि आप सॉफ्ट रहेंगे कि आप हार्ड रहेंगे। हार्ड इसका बड़ा गलत मतलब भी है, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है, आप सॉफ्ट से हार्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बंदा क्या कहना। सर साहब बात तो सही है, ये सॉफ्ट हार्ड और पता नहीं क्या क्या हमारे मसले हैं, ये आपकी बातें डॉक्टर साहब 100% आपके एनालिसिस से मैं एग्री करता हूं। चीमा साहब देखें, जब मैंने आपको बड़ी दफा कहा था कि आपने जिस तरीके से मुर्शद पाक के साथ डील किया है, जिस तरीके से आपने इनको इस्लामाबाद पे हमले की इजाजतें दी हैं, आपका क्या, मैं मुसलसल आपको कहता रहा हूं कि आपको लोग नोट कर रहे हैं। टीटीपी भी नोट कर रही थी, बीएलए भी ऑब्जर्व कर रही थी, सारे देख रहे थे, और उसमें नजर क्या आता था कि आपकी स्टेट कमजोर है, और उसका वो फायदा उठाया उन्होंने। एक एक लफ्ज में कहता रहा हूं, आप जब आपने सरीना जेल बनाई है, मुझे ये बताएं चीमा साहब, उस बंदे को 2 दिन आज भी इजाजत है। आपके गुड टू सी वाले जजों ने उनको 2 दिन मिलने की इजाजत दे दी है। 70 से 80 बंदा 2 दिनों में मिलता है। ये फितना रोक सकता है? अब वो कहता है मैं सड़कें गर्म करूंगा, लोगों के माओ के बच्चे मरवाऊंगा। अब वो एक तैयारी उसकी, अब वो किस माँ के बच्चे मरेंगे मेरी समझ में, लेकिन माओ के बच्चे मरेंगे, मरवाना चाहता है। अपने बच्चों के बारे में कहता है कासम के लिए ये कंट्री सेफ नहीं है, हिज ओन स्टेटमेंट इज दैट। लेकिन किसी का कासम मरवाएगा, कई माओ के कासम मरवाएगा यहां से। और लेकिन फिर इस तरह ही है, जब लोगों को पता ही ना हो कि ये जिहाद है, हम पाकिस्तान, यार पाकिस्तान बना लो तो बड़ी बड़ी गल है। उसके सबसे बड़े साइन तो ये आ रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक है। ठीक होने की वजह कि अगर आपके रिलेशनशिप ठीक ना होते तो आपको IMF की किसने मिलनी थी, वो मिल गई आपको।
दूसरा F-16 के रिपेयर के पैसे मिल गए, इसका मतलब है रिलेशनशिप ठीक है। दूसरा F-16 के तैयारी के जो पैसे मिले हैं, साथ सिग्नल ये भी आ गया है कि आपकी फ्यूचर में भी जरूरत है उनको, आपके F-16 की जरूरत उनको फ्यूचर में भी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? ईरान भी साथ है, अफगानिस्तान भी साथ है। तो ये दर हकीकत लेकिन मुर्शद के लिए तो नहीं, जब कॉमेडियन इनके जो यूट्यूबर हैं उनके लिए अच्छा इनको मिल गया टॉपिक, 2-4 दिन और पैसे कमाएंगे जो विल्सन के साथ के उस बिल की वजह से, इससे ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं। चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त आप अमेरिका के रडार पर नहीं है। इस वक्त दुनिया के मसाइल दो बड़े हैं, यूक्रेन और गाजा। उसके बाद आपकी तरफ तवज्जो आएगी। हल्का फुल्की मौसीकी बज रही है होतियों के हवाले से, ईरान को भी सिग्नल जा रहे हैं और आगे आपकी तरफ भी आने का मूड बना रहे हैं। वो कहते ना मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, नोट थोड़े थोड़े सट रहे ने, वो म्यूजिक चल रहा है हल्की ढोलकी के उत्ते होतियां का। लेकिन चीमा साहब, असली जो ड्रम बीट हो रहा है वो यूक्रेन और गाजा का है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा कि उसके बारे में आज हम कहाँ खड़े हैं। चीमा साहब, उसके ऊपर अमेरिका ने अपना प्लान चेंज किया है कि हमें अर्थ मिनरल के पैसे सारे के सारे चाहिए, हम शेयर नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ। और उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन कंट्रीज को भी यहाँ घुसने नहीं देंगे क्योंकि उनके पैसे उधार के हैं, हमने नोटों की बारिशें की। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टैंड। दूसरा चीमा साहब, उसके बारे में जो पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने रिजेक्ट किए सारे प्लान। उन्होंने कहा है कि जी हम इस प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ हम नहीं बैठेंगे, यहां इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, वो इलेक्शन कराए और जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ डील करेंगे। मतलब उन्होंने इशारा यही दिया कि असी वी आर ए, उनके ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाची। डॉक्टर साहब, ये आपको नहीं लगता कि जब आप जिस डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस स्पेस से चल रहे हैं, ये तो बहुत तेजी से रिवर्स करेगी हर चीज, और अमेरिका की आइसोलेशन है। आप देखें ना, F-35 कोई भी यूरोपियन ममालिक नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि जी सॉरी, हम आपकी इस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहते। कनाडा कहता है जी हम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं आपके साथ रखना चाहते, मतलब आपसे ताल्लुकात अलायंस खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी जब लोग मुंह पे इस तरह की बात कर जाएंगे? अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, जो अमेरिका की स्ट्रेंथ है उन्होंने उसी के ऊपर ही हमला कर दिया है। आपको नहीं लगता कि ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ना कि वन टाइम लीडरशिप 2 साल के या 4 साल के टेन्योर में एक चीज करके चली जाए? ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस होते हैं। अमेरिका जैसी हुकूमत को या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि उन जैसा कोई और आना ही नहीं है और मैं खुद ही करके चला जाऊं, तो बाकी जो ममालिक के अंदर जहां पे स्टेप बाय स्टेप चीजें की जाती हैं, आपको लगता है कि अमेरिका की पावर इससे कम होगी, नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर क्या डिस्कशंस हो रही हैं? और खासतौर पे ये जो जिस तेजी से और जिस अफरा तफरी में इनकी जो टीम है, जैसे कि वॉर प्लान लीक कर दिया हेड पिट्सेट ने, डिफेंस सेक्रेटरी ने, आपको लग रहा है कि ये अमेरिका के अंदर लोग इसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर पर मीडिया एंड डेमोक्रेट पार्टी कैसे इसको रिएक्ट कर रही है? लेकिन चीमा साहब, सबसे पहले डेमोक्रेट पार्टी के तो हालात बड़े खराब है। उसकी वजह यह है खराब इस वजह से कि 12 साल जो उन्होंने किया है, लोगों ने फिर उसके खिलाफ रिटेलिएशन में डोनाल्ड ट्रंप साहब को बल्कि स्विंग स्टेट्स में भी दी। लेकिन अभी तक एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी फैसला कर रहे हैं उस पर देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट का उनका एजेंडा सामने नजर आता है, अमेरिका फर्स्ट। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन भी चीजों को चैलेंज कर रहे हैं, ये रियलिटी में अंदर वो देखें, अब यूनाइटेड नेशंस एक गैर फाल ऑर्गेनाइजेशन है, स्वाय नेटवर्किंग के क्या ऑफर कर पाई? अब गाजा के ऊपर देख लें, आप किसी और जगह कहीं भी वो कोई उसकी इंपॉर्टेंस है, स्वाय अमेरिका उसको एज ए टूल इस्तेमाल करता है, कोई उसकी इफादियत है? अमेरिकन ने समझ लिया कि जितना हम पैसा लगाते हैं उसमें से निकलता कुछ नहीं, क्या फायदा? नेटो के क्या हालात है? देखा जाए क्या फायदा? अमेरिका सिर्फ अकेला चला रहा है, दूसरे उसमें पैसे नहीं डाल रहे। चीमा साहब, मैंने आपको अर्ज की थी चीमा साहब के मार्शल प्लान सिंड्रोम से यूरोप नहीं निकला। अमेरिका ने उसको पैसे दिए। अब उनका दुनिया में देखा जाए तो डिफेंस एक बहुत बड़ा खर्चा होना चाहिए। यूरोप वो डिफेंस का खर्चा बचा के कर क्या रहा था? सोशलिस्ट एजेंडा, लोगों को घर बैठ के पैसे दिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद करना यह है कि एंटी अमेरिका जो चीजें हैं, एक तो होता है ना कि थैंकफुल हो जी अमेरिका इज गिविंग अस समथिंग। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल यूक्रेन की ले लें, प्रॉब्लम यूरोपियन है, वो प्रॉब्लम यूरोपियन है, जंग लड़ रहा है अमेरिका। और दूसरी बात यह है कि मैंने कई दफा कहा कि अमेरिका का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने हालात अंदर से खराब है। अब अमेरिकन उन चीजों से बेजार थे। चीमा साहब, हमारा हर शहर जो गाजा बनता जा रहा है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही है। मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहूंगा। कल MS-13 जो कि सल्वाडोर का बहुत बड़ा गैंग है, उसके एक ऑपरेटर को, चीफ को पकड़ा गया है वर्जीनिया से। पैम बैंडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका एक फिक्रा मैं ये बताना चाहूंगा। उसने कहा इसको व्हाइट हाउस से 30 मिनट के फासले पे पकड़ा। ये बाइडेन साहब और ओबामा के तोहफे हैं चीमा साहब, कि दुनिया के खतरनाक तरीन गैंग्स जो हैं व्हाइट हाउस से 30 मिनट के फासले पे चल रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग हम फंड कर रहे हैं, गाजा का हमने करना है, अपना व्हाइट हाउस सेफ नहीं।
तो चीमा साहब इसने किसने करना था? आपने इसका जवाब खुद भी दिया है। शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि इसका हल सिर्फ मैं ही हूं, और मेरी नजर में भी यही समझता कि कोई भी वीक इंसान ये चीजें डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखता था। वो बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी फैसले कर सकते हैं, और स्ट्रिक्टली नॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ रिपब्लिकन्स वी बिलीव इन कि 2 कातलाना हमलों से डोनाल्ड ट्रंप का बचना मकसद ही ये था, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर उन्होंने ड्राइंगें पूरी की थी, मिली सेकंड से, मिली इंचेस से बचा था। जी मतलब दूसरी उसकी बात यह है कि सारी दुनिया मिल कर रही अमेरिका को। आप देख लें जिन लोगों के भी खिलाफ गए हैं वो सारी दुनिया, ट्रेड वॉर देख लें आप, दूसरे लोगों का टैक्स देख लें, जो टैक्स है सारी दुनिया, चाइना का देख लें आप, कनाडा को देख लें, $250 बिलियन चाइना कास्ट कर रहा है, मैक्सिको कास्ट कर रहा है, यूरोप सारा चल रहा है कास्ट कर रहा है, या तो आप इंडिया क्या कर रहे हैं? चीमा साहब पूरी दुनिया अमेरिका को मिल कर रही है, और अगर एक बंदा आज ये कहे कि आई एम गोइंग टू बैलेंस एवरीथिंग, तो दुनिया वो पसंद नहीं। इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके थे, आज भी पहुंच चुके हैं। आइदर वो विल, कहते हैं ना हमारे पास, अब आप कहते हैं आस्ता आस्ता ग्रेजुअल टाइम नहीं है हमारे पास, हम या बच जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। और दुनिया को पहले देखें ना, आप मुझे ये बताएं अफगानिस्तान को कितना पैसा है? चीमा साहब $ट्रिलियंस अफगानिस्तान में फैल गए। आप करजाई की करप्शन देख लें, अशरफ गनी की करप्शन देखें, आप अहमद चलाबी की करप्शन देखें इराक के अंदर, अब आप यूनेस्की की देखें, आप यूक्रेन के देखें सदर की करप्शन, और हर बंदा कहां से ले रहा है? अमेरिका से ले रहा है। वो तो कर्जे दे रहे हैं यूरोपियन, तो चले बड़े अमेरिकन। हमारे पास ओबामा जैसे आ जाते हैं, बाइडन जैसे आ जाते हैं, उनके साथ लड़के होते हैं हंटर बाइडन, और यूक्रेन से ही वो वारदातें डालता रहा। मतलब देखिए, अब देखिए मैं छोटी स्केल में एक मिसाल देना चाहूंगा। इलान मस्क का जो डोज प्रोग्राम है, उसने पता नहीं कितने मिलियन सोशल सिक्योरिटी रेसिपिएंट जो 120 साल से जिनकी एज ज्यादा है और अभी तक वो चेक कलेक्ट कर रहे हैं, वो कौन लेकर के कलेक्ट कर रहे हैं? बताए ना, ये सारे ओबामा और बाइडन के तोहफे हैं। 120 साल से ज्यादा, पता नहीं कितने मिलियन अमेरिकन हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिशियरी हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तान को मतलब तरक्की करनी है तो भारत से हाथ मिलाना ही होगा, ठीक है भाई साहब, ये कहना है शाहिद तार का, ठीक है भाई साहब। अगर पाकिस्तान को लंबे समय में मतलब कि लंबे समय में आर्थिक स्थिरता, रोजगार, व्यापार और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना है तो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना उसके लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकल्प हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हित छोड़ने होंगे, मतलब कि बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करके आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब भाई पाकिस्तान को करनी पड़ेगी ना पहल, तो भाई भारत थोड़ी करेगा। भारत क्यों करेगा भाई साहब? भारत में तो आतंकी हमले होते हैं, तो भारत तो नहीं करेगा ना भाई, पाकिस्तान को ही करनी पड़ेगी ना। पाकिस्तान को अपने आतंकी ख़त्म करने पड़ेंगे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं, ठीक है। भौगोलिक निकटता के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार की लागत दूर के देशों की तुलना में कम हो सकती है, ठीक है। यदि व्यापारिक बाधाएं कम हो तो कपड़ा, कृषि उत्पाद, दवाइयाँ, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और अन्य क्षेत्रों में कारोबार बढ़ सकता है, ठीक है। पाकिस्तान को इससे विदेशी मुद्रा कमाने, उद्योगों को बाजार देने और रोजगार बढ़ाने में मदद मिल सकती है, ठीक है। जब पड़ोसी देश से व्यापार बाधित होता है तो कई सामान दूर के बाज़ारों से मंगवाने पड़ सकते हैं। इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ती है। भारत के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध होने पर पाकिस्तान कुछ वस्तुओं को अपेक्षाकृत कम दूरी से हासिल कर सकता है। इसी तरह भारत को भी पाकिस्तान के कुछ उत्पादों और बाज़ारों तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। दक्षिण एशिया में सड़क, रेल और व्यापारिक गलियारों का विस्तार पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। अगर भारत पाकिस्तान संबंध बेहतर होते हैं तो मध्य एशिया, भारत और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। लंबे समय तक तनाव रहने पर दोनों देशों को सुरक्षा और सैन्य तैयारियों पर बहुत अधिक संसाधन लगाने पड़ते हैं। यदि राजनीतिक और सुरक्षा तनाव कम होता है तो दोनों देश अधिक संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और रोजगार जैसी प्राथमिकताओं में लगा सकते हैं। मतलब भाई ये तो बात सच है ना कि भारत को भी बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस बजट में डालना पड़ता है भाई साहब, बहुत सारा $80 बिलियन, मतलब भाई
मतलब वो इतना भारत का डिफेंस बजट है, और भाई अगर इसको भाई आधा कर दिया जाए, और भाई क्या बोलते हैं, और आधा हिस्सा मतलब वैसे और दूसरी चीज़ों में लगा दिया जाए, तो कितनी भारी भारत में आर्थिक तरक्की और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन भाई हमें टालना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान अगर नहीं माने, पाकिस्तान अगर मान जाता है भाई साहब, दोस्ती कर लेता है भारत के साथ में, और पीओके पे बात कर लेता है, पीओके भारत को लौटा देता है और आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करता है, तो भाई भारत के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी भाई। तो वैसे अगर दोस्ती हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे पाकिस्तान भाई, भारत को ही नहीं भाई, भारत को तो फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा भाई, ठीक है भाई। भारत को थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका ये अर्थ ये नहीं कि भारत से दोस्ती ही होते ही निवेश अपने आप हो जाएगा। पाकिस्तान को साथ साथ आर्थिक सुधार, ऊर्जा क्षेत्र और स्थिरता, कानून व्यवस्था और व्यापारिक नीतियों पर सुधार करना होगा। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंध भी हैं। सामान्य परिस्थितियों में वीज़ा और धार्मिक यात्राओं से शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। इससे सरकारी संबंधों के अलावा पीपल टू पीपल रिलेशंस भी बेहतर हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों का समाधान आसान नहीं है। दोनों देशों के बीच गंभीर राजनीतिक, सुरक्षा मतभेद हैं, इसलिए केवल आर्थिक समझौते पर्याप्त नहीं होंगे। लेकिन यदि दोनों देश ये स्वीकार कर लें कि भाई तनाव कम करना हो, उनके आर्थिक हितों और व्यापार, सीमा प्रबंधन, संवाद और मानवीय मुद्दों पर धीरे धीरे सहयोग बढ़ाया जाए, ठीक है भाई। तो भाई इससे यही अर्थ निकलता है कि भाई तो अगर पाकिस्तान मतलब वैसे ये सब चीज़ें छोड़ दे, और भाई भारत की शरण में आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि भारत की शरण में आने से भाई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, ठीक है। वैसे पाकिस्तान अगर सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही खोल दे, वैसे जो पुराने मंदिर हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वैसे भारतीय श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दें, तो भाई इतना पैसा आ जाएगा ना पाकिस्तान की इकनॉमी में, कि पाकिस्तान सोचेगा कि भाई करूँ तो करूँ क्या इन पैसे का। लेकिन भाई वो करेंगे नहीं भाई, भारतीय हिंदुओं के लिए क्यों करेंगे। वैसे जब उनकी बुनियादी नफ़रत पे हुई, तो भाई वो प्यार तो लौटा नहीं सकते ना भाई। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भाई उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है भाई, वो तो नफ़रत पे आती है ना। नफ़रत बेचते हैं भाई पाकिस्तानी लोगों को, तो भाई उसके बाद में भाई उनकी सरकारें चलती हैं। अगर भाई सब ये सब चीज़ें होने लग जाएँ भारत के, क्या भारत के साथ में रिश्ते सुधार लेंगे। मतलब कि आपने देखा होगा, जब आप क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मतलब वही सब क्या बोलते हैं, गए थे पाकिस्तान की यात्रा पे, ठीक है, और फिर उसके बाद मोदी जी भी गए थे, तो भाई कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था भाई सब बीजेपी को, भाई सब बहुत ज़्यादा। फिर भी संबंध सुधारने के लिए कहे थे कि भाई पहला हाथ अगर हम ही बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने मतलब कि पीठ में छुराई घोंपा है भाई। उनसे मतलब कि दोस्ती की उम्मीद कर ही नहीं जा सकती भाई, क्योंकि भाई वो करेंगे ही नहीं दोस्ती हमारे साथ में, वो करना चाहते ही नहीं है, ठीक है। वैसे उनकी तो बुनियाद ही मतलब कि नफ़रत पे हुई है, तो वो नफ़रत ही देंगे, ठीक है। वो मतलब कि भाई कश्मीर का मुद्दा वो ठीक करना ही नहीं चाहते भाई। वो उनका बोले मुल्क भाई घास की रोटी खाए, कुछ भी करे, उनकी जनता भाई सब भुखमरी में रहे, लेकिन भाई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। उनको अगर फ़र्क पड़ता है तो भाई साहब वो पहले से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते, भारत के साथ संबंध ठीक करते, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करते भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ IMF के दर पे और अमेरिका के दर पे लेके कटोरा लेके पहुँच नहीं जाते हर महीने, हर हफ्ते, है ना। तो भाई ये चीज़ नहीं होती भाई। अगर भाई वो सच में अगर तरक्की चाहता है, वो तरक्की चाहते ही नहीं है, तो भाई तो उसको कुछ नहीं कह सकते भाई, ठीक है। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।